गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो शायद आप में से कुछ लोगों ने को पता भी होगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं आपके चारों चैप्टर्स की बात करूं तो चारों चैप्टर्स में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फ्रेम कर सकता है कोई भी एग्जामिनर, तो वो आपके कर सकता है किसमें से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। ठीक है, और आप पीछे के भी अगर आप बोर्ड के एग्जाम आप पीछे के जो बोर्ड के एग्जाम आप उठाकर देखेंगे अपने, तो वहाँ पे भी देखेंगे फिजिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से ही पूछे जाते हैं आपके। ओके, और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर फ्रेम हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। दिस इज द ओनली रीजन कि ये जो हमारा जो चैप्टर है ये आप देखेंगे कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं, एनटीएससी वगैरह एक्सपोज कर ले आप तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीएससी में डेफिनेट है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से एटलीस्ट वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। आपका और चैप्टर में हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में सर्टेन होता है इस चैप्टर में से कम 1 या 2 प्रॉब्लम वो पूछेगा ही आपसे। ओके, और यही सेम चैप्टर ऑलमोस्ट आपका थोड़ा सा वाइडर फॉर्म में क्लास 12th के अंदर यूज होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका। ओके, तो इस टॉपिक को पूरा इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने से पहले इसके जितने टॉपिक हमको इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमको कवर करने हैं उन टॉपिक्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका। ओके, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर। थर्ड जो टॉपिक रहेगा, सॉरी ये सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो होगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। थर्ड होगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और यहीं पे हो सकता है कि मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। फोर्थ जो कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका कंपोनेंट ऑफ सर्किट डायग्राम। कि सर्किट डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका एमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, स्विच होता है। तो ये सभी जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में, जो सर्किट डायग्राम के मेन हिस्से होते हैं आपके, उनके बारे में आपका डिस्कस करेंगे। फिफ्थ आपका होता है क्या, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ के बाद ये आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट फ्रेम होना आपके स्टार्ट होते हैं ओम्स लॉ के बाद। ठीक है, और यहीं पे ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है, जब हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन देंगे तो वहीं से आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एक टर्म आएगी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही वाइडली तरीके से। ओके, उसके बाद जो रेजिस्टेंस आता है उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्या अफेक्ट होता है उसका टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो किसी भी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और कौन से जो फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के अंदर। उसके बाद बेटा जो 7th जो टॉपिक रहेगा उसमें हम करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि इसी पार्ट के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर क्या होगा कि 2 तरह की सीरीज बनती है, एक तो जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज के अंदर हो, दूसरा जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल के अंदर हो, और तीसरा होता है मिक्स टाइप। उसके हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मिक्स टाइप क्या होता है। ओके, तो इसमें क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज के अंदर हो, और जब रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल के अंदर हो तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं। 8th जो टॉपिक है वो क्या है, हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, और जो लास्ट जो फाइनल है वो है क्या, इलेक्ट्रिक पावर। करंट की वजह से कितनी पावर जनरेट होती है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। 9th टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी वेराइटीज ऑफ टॉपिक हैं यहाँ पे, तो इन टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। ओके, तो देखते हैं कि ये शायद आपका हो सकता है कि इस पूरे वन मंथ का टाइम लग जाए आपका ये पूरा कंप्लीट करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उसके बाद आपका कंप्लीट 1 चैप्टर बचेगा विच इज़ मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ ए करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक अफेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, चैप्टर है आपका। ओके, तो उसके बाद शायद आपका जो फिजिक्स का जो मेन पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी ये जो टॉपिक जो मैंने लिखवाए हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट।
तो बेटा बिफोर आई डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास की नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपने शायद अपनी प्रीवियस 7th 8th क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर मैंने पूछा आपसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। और आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये चीज़ आपने शायद अपनी प्रीवियस क्लासेज जो स्मॉल क्लासेज है उनके अंदर आपने पढ़ा हो। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें आपने शायद अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो बेटा मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी है तो ये क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज द property of a, it is the property of a, it is the property of an object or body, of a body because of which it can attract or repel the other body। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या कर सकती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। अगर एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी। अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल कर लेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या कर सकती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। ओके, और जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, एक तो हमारा होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, हमारा एटम्स के ऊपर, नहीं इसके ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर, सॉरी, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, और इसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, हम इनको इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो जितना भी चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है उसको पॉजिटिव, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वो क्या रहता है, हमारा नेगेटिव रहता है। ओके बेटा, उसके बाद बेटा आपने शायद पढ़ा होगा कि व्हाट इज द, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, ये शायद आपने पढ़ा होगा। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिव होता है तो इसको हम माइनस लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिए, किसी बच्चे को नहीं पता है तो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये रहता है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या रहता है, जस्ट अपोजिट रहता है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, तो बेटा ये देखिए माइनस है, ठीक है, -1.6, और यहाँ पे है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके,
तो बेटा इसी में मैं चलो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर -0.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर +0.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है? तो आप एक बार सोच के देखिए, इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता? आपका आंसर रहेगा नहीं। आप हमेशा याद रखना कि जो मिनिमम चार्ज किसी भी पार्टिकल के ऊपर हो सकता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो सकता है आपका, ठीक है? तो चार्ज की जो मिनिमम जो क्वांटिटी है वो क्या हो सकती है आपकी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, 3 होंगे तो -4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से चार्ज आपका आता है आपका, ओके? तो चार्ज की जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, जो मिनिमम यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट नहीं बोलेंगे, मिनिमम जो क्वांटिटी किसी भी पार्टिकल के ऊपर हो सकती है या किसी भी बॉडी के ऊपर हो सकती है, वो क्या हो सकती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटी आपकी यूनिट नहीं हो सकती। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम मैं किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को दे सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं तो आधा इलेक्ट्रॉन काट के दूंगा। आधा इलेक्ट्रॉन को आप काट सकते हैं? नहीं काट सकते, राइट? तो इसका मतलब जो चार्ज की जो छोटी से छोटी यूनिट है, जो चार्ज की जो मिनिमम से मिनिमम जो क्वांटिटी किसी भी बॉडी को जो ट्रांसफर हो सकती है, वो किसके बराबर हो सकती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इक्वल हो सकती है, ओके? तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मिनिमम क्वांटिटी of charge that can be transferred is equal to charge on 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये चीज बेटा लिख लीजिए, ठीक है? मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इक्वल हो सकता है, ओके? तो ये तो बेटा आपके इलेक्ट्रिक चार्ज थे, जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगी इन चीज़ों की, लेकिन मैंने फिर भी रिवाइज करने के लिए आपका एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया, ओके? तो अभी बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले तो बेटा क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, ओके? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द amount of charge flow through a cross section, amount of charge flow through a cross section in unit time, यूनिट टाइम का क्या मतलब है? 1 सेकेंड, ओके? तो ये क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं,
ओके, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी रहती है कुछ बुक्स में, वो भी आप लिख लीजिए। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, it is the rate of flow of charge through a cross section, rate of flow of charge through a cross section। ओके, तो अभी देखिए एक एग्जांपल से जैसे हम समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई हमारा वायर है, ये हमारा कोई वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है। ओके, तो इसका बेटा मैं आपसे पूछा कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि मैं आपसे बोल दिया ये वायर है, तो वायर का कोई आपको सामने से जब वायर को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक एरिया दिखेगा सामने वाला, राइट। उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोल देते हैं। तो ये जो एरिया है, जैसे यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से दो रिप्रेजेंट किया, ये क्या बता रहा है, आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया बता रहा है कि इस वायर का जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है उस वायर का एरिया कितना है, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन दी है कि ये जैसे मैं यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट किया, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है एक सेकंड के अंदर। तो आपको सपोज कर लीजिए यहाँ से 2 कूलम चार्ज आपने यहाँ से नोट डाउन किया कि 0 सेकंड पे मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट किया, ठीक है, और t=1 सेकंड पे मैंने देखा कि 1 सेकंड तक 0 से 1 सेकंड तक 2 कूलम चार्ज जो चार्ज था इस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो गया आपका, 2 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से आपका क्या हो गया, पास आउट हो गया। तो इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास आउट हो गया, हम एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 2 एम्पियर करंट इसमें से पास आउट हो। अब सपोज कर लीजिए कि इसमें से 10 कूलम चार्ज पास आउट हो गया एक सेकंड के अंदर ही, तो आप क्या बोलेंगे कि करंट कितना हो गया उसका, 10 एम्पियर हो गया। ओके, तो ये तो बात होगी कि बेटा एक सेकंड में कितना हुआ। अभी सपोज कर लीजिए आपने नोट डाउन किया, आपने क्या नोट डाउन किया कि 4 कूलम चार्ज इसमें से पास आउट हुआ 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में आपने देखा 4 कूलम चार्ज पास आउट हुआ। तो एक सेकंड में कितना होगा बेटा, आप कहेंगे 2 कूलम। तो एक सेकंड में जितना चार्ज पास आउट होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, एक सेकंड में जितना भी चार्ज पास आउट होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, उसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, यहाँ पे हो जाएगी 4/2, तो 2 एम्पियर, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि सपोज कर लीजिए 10 कूलम चार्ज यहाँ से पास आउट हो गया 5 सेकंड के अंदर, तो आप कहेंगे एक सेकंड में कितना हुआ, तो आप कहेंगे 2 कूलम चार्ज पास आउट हुआ है। तो एक सेकंड में जितना चार्ज इसमें से पास आउट हुआ है एक सेकंड में, वही क्या होता है, हमारी वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा आपका बेटा, 2 एम्पियर हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो अभी एक जनरल फॉर्मूला इसका हम डिराइव करके देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज पास आउट हुआ, कितना चार्ज पास आउट हुआ बेटा, क्यू चार्ज पास आउट हुआ, और कितने टाइम में पास आउट हुआ, टी टाइम में पास आउट हुआ, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज पास आउट हुआ, कितने टाइम में पास आउट हुआ, टी टाइम में पास आउट हुआ। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा इस क्रॉस सेक्शन से, तो आप कहेंगे टी टाइम में क्यू चार्ज, एक सेकंड में कितना होगा, टी सेकंड में तो क्यू चार्ज हो गया, एक सेकंड में कितना होगा, Q/T। एक सेकंड में जितना भी चार्ज पास आउट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, Q/T हो जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। सपोज इफ, यहां से लिख लीजिए आप, इफ Q इज amount of charge if Q is amount of charge which flow through a cross section,
थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी, इन टाइम टी, ठीक है। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास आउट हुआ कितने टाइम में, टी टाइम में, देन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा आपका I विच इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना। Q चार्ज टी टाइम में एक सेकंड में Q बाई टी, और यही क्या वैल्यू होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, I की वैल्यू। ओके, सो आई होप दिस ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा उसमें बेटा, क्यू बाई टी हो जाएगा। ओके, अभी एक दो पॉइंट बेटा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ तक पूरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद मैं इसको रब करूँगा और एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट की किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना करंट चार्ज पास आउट हुआ, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, है ना। तो ये जैसे कि कोई क्रॉस सेक्शन था, ये कोई क्रॉस सेक्शन था, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए से आपका क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास आउट हुआ कितने टाइम में, टी टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू आपकी आ गई वो क्या आई बेटा, वो आपका आई एक सेकंड में कितना चार्ज पास आउट होगा, क्यू बाई टी। ये आपका आ गया था क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा आपकी, क्यू बाई टी। अभी पहली बात तो बेटा आप इसकी यूनिट बताइए इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है। तो आपने शायद बहुत स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो एक्सआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है ना। एक तो आपकी एम्पियर होगी, दूसरी आप क्या बोल सकते हैं, चार्ज की क्या यूनिट होती है, तो मैंने अभी अभी बताया कोलम्स। टाइम की क्या होती है, सेकंड, और हम बोल सकते हैं कोलम्स पर सेकंड। तो यहां पे सबसे पहले लिख दीजिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट नॉट चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज क्यू की क्या होती है बेटा, कूलम्ब्स, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, सी बाई एस। सी क्या है, कूलम्ब्स पर सेकंड। ओके, एंड और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल देते हैं, एम्पियर। और जिसको स्मॉल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कैपिटल ए से लिखते हैं उसको, एम्पियर। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम्ब्स पर सेकंड और एम्पियर। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बेटा इसका डिस्कस करने वाला हूं, वो है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो बेटा ये बिल्कुल स्टैंडर्ड हमने मान के रखा हुआ है कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, जिस भी डायरेक्शन के अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ओके, तो सपोज कर दीजिए यहाँ से जैसे क्यू चार्ज था, यहाँ पे सारे क्या थे, सपोज कर लीजिए प्रोटॉन थे, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उन प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया है यहाँ पे, और वो पॉजिटिव चार्ज कितना था, क्यू, ठीक है। तो क्यू अमाउंट ऑफ जो चार्ज था वो यहाँ से, क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास आउट हुआ टी टाइम में, ठीक है। तो जो डायरेक्शन इस चार्ज की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी बेटा, आपकी करंट की होगी। ओके, एक चीज क्लियर होगी, तो हमेशा याद रखना है, बहुत स्टैंडर्ड है बेटा, ये स्टैंडर्ड है कि डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स अस, ओके, या थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, रुकिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में आपकी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होती है बेटा आपकी, उसी डायरेक्शन में क्या होती है आपकी करंट की डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये तो बात होगी पॉजिटिव चार्ज की, जब प्रोटॉन आपके फ्लो कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए बेटा प्रोटॉन ना होते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते, तब तो वो भी तो चार्ज है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो वो आप निकाल सकते हैं I=Q/T, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो होगा वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आप तो इस जो यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो सेम होगी एज दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो बेटा उस केस में हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, अपोजिट। याद रखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the direction of flow of नेगेटिव चार्ज। तो मतलब इसका क्या है बेटा कि यहां से अगर -Q चार्ज होता, सपोज कर लीजिए -Q चार्ज था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और ये इस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हुआ, तो जो आपकी डायरेक्शन आएगी किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या आएगी आपकी अपोजिट आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ये आपको हमारा जो स्टैंडर्ड जो सिस्टम बना हुआ है वो इसी चीज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आपको यही चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ओके। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर होती है, कूलम्ब्स पर सेकंड होती है। अभी बेटा इतना हो गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। ओके बेटा, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने बेटा बोर्ड के ऊपर लिख ली है, आप सभी लोग एक बार इस प्रॉब्लम को अपने आप से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए चीज़ों, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए किसी भी क्रॉस सेक्शन से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, वो आपको निकालना है, ओके। तो आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट आपको दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि किसी क्रॉस सेक्शन से 10 मिनट तक सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको निकालना है कि उस 10 मिनट में कितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो गया होगा, ये आपको निकालना है। तो बेटा दो तरीके हैं, एक तो हम क्या जनरल तरीके से इसको समझ के देखें, तो आप क्या कह सकते हैं कि सपोज कर लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये कोई वायर है हमारा, और ये कोई क्रॉस सेक्शन है इसका, इस क्रॉस सेक्शन से क्या दे रखा है आपको, 5 एम्पियर करंट पास आउट हो रहा है, तो मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज पास आउट होगा, तो आप कहेंगे 5 कूलम, है ना। यही तो होता है आपका करंट, क्या होता है 1 सेकंड में कितना चार्ज पास आउट हुआ है, तो इसका मतलब 5 कूलम चार्ज जो है वो आपका 1 सेकंड से पास आउट हो रहा है, तो 10 मिनट में कितना होगा, तो आप कहेंगे गुणा में 10 गुणा में 600 सेकंड होती है, तो 1 सेकंड में 5 कूलम, 600 सेकंड में कितना हो गया आपका 5 इंटू में 600, ये हो गया जनरल वे, समझ रहेगा इसको प्रैक्टिकल, ठीक है। हम करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, आपको एग्जाम में भी फॉर्मूले की हेल्प से ही इसको करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर सपोज कर लीजिए यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज कर लीजिए पास आउट हुआ है T टाइम, तो जो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट आप कहेंगे I क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट आपका होगा क्या,
तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको पता है वो क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन टाइम टी। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 1 सेकंड में कितना होगा, क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है आपको, आई आपको गिवन है 5 एम्पियर और टाइम भी आपको गिवन है टी, दैट इज 10 मिनट्स। तो बेटर है कि हम क्या करें, इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 600 सेकंड। ओके, तो बेटा आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो इन द क्रॉस सेक्शन विल बी आई इंटू टी, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। ये आपका हो जाएगा क्या, क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, टाइम की वैल्यू आपकी है 600 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 3000 एम्पियर आ जाएगा, सॉरी 3000 कोलम्स। ओके, आई थिंक दिस विल बी आंसर 3000 कोलम्स, और इसको बेटर सी लिख देते हैं। तो ये बेटा आपका आ जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल की लाइव क्लास में 1-2 प्रॉब्लम हम और डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट ओनली। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।